हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूपी पीएससी जीडीसी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, डीएसएसपी, ईएमआरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें हमारा कोर सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और सिविक्स। अगर आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपका दिसंबर 2025 यूजीसी नेट जेआरएफ का डेट शीट अनाउंस कर दी गई है, जिसमें आपका 6 जनवरी को पेपर है, जो कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का है। फर्स्ट स्लॉट में एग्ज़ाम हो रहा है और इससे रिलेटेड एक वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो मोस्टली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से रिलेटेड है और उससे रिलेटेड ही PYQs बेस्ड क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं, जिसमें हमने GIC, नेट, JRF, TGT, PGT, UP, HESC, GDC एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर को स्टडी करने के बाद ही वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए हैं। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हार्थोन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। Hawthorne's experiments date back to the following period. ऑप्शन 1 1930 के दशक के मध्य में, ऑप्शन 2 1930 के दशक के अंत में, ऑप्शन 3 1920 के दशक के आरंभ में, ऑप्शन 4 1920 के दशक के अंत में। ऑप्शन 1 मिड 1930s, ऑप्शन 2 लेट 1930s, ऑप्शन 3 अर्ली 1920s, ऑप्शन 4 लेट 1920s। तो हार्थोन के प्रयोग निम्नलिखित काल के हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1920 के दशक के अंत में। ऑप्शन 4 लेट 1920s। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे और इससे रिलेटेड थियरी बेस्ड लेक्चर वीडियोस भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगर आप GDC एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये लेक्चर वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप UGC नेट JRF जून 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी आप इनसे प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। Who among the following said that behavior in administration should be studied through psychoanalysis? Option 1 Alex Babels, option B Orbited, option 3 Abraham Maslow, option 4 Chester Bernard। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अब्राहम मास्लो। ये अब्राहम मास्लो का स्टेटमेंट है कि प्रशासन में व्यवहार का अध्ययन मनोविश्लेषण के जरिए किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का इंटरप्रिटेशन है, वो प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में किया है। Who among the following defined political development as administrative and legal development? Option 1 Paul Barron, option 2 James S. Coleman, option 3 Edward Shills, option 4 Max Weber. The right answer of this question is option 4 Max Weber. मैक्स वेबर का नाम आपको पता है, ब्यूरोक्रेसी में एक जाना माना नाम है। उन्होंने इस पर काफ़ी सॉलिड थ्योरी दी है और मैक्स वेबर ने यहाँ पे 3 तरीके के पॉइंट्स रखे थे या ब्यूरोक्रेसी में या लीडरशिप में 3 क्वालिटीज़ बता दी थी। उन्होंने कहा कि एक आपका पहला जो प्रशासनिक सत्ता आती है उसमें एक कैरिस्मेटिक नेचर देखने को मिलेगा, जिसे हम करिश्माई सत्ता कहते हैं। सेकंड पे हम ट्रेडिशनल अथॉरिटी देख रहे हैं, यानी कि परंपरागत सत्ता। और फोर्थ में आपका लीगल अथॉरिटी आती है, यानी कि वैधानिक सत्ता या विधि द्वारा संचालित सत्ता। आपने किसी न किसी प्रकार से इन तीनों सत्ताओं का रूप जरूर देखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म में कि ये एक्सरसाइज हुआ है। इसी चीज़ को बेस बनाते हुए उन्होंने ये थ्योरी दी थी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वेबर। और हमारा क्वेश्चन है कि किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है। ऑप्शन 4 मैक्स वेबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम से कार्यवाही का एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया के लिए कहा जाता है। एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए जो डिफरेंट सिलेबस हैं या वेरियस एक्शंस हैं, उसमें से आपको एक पाठ्यक्रम चुनने की प्रक्रिया दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम वेरियस alternatives to solve a specific problem is called. ऑप्शन 1 विकर्ण संचार, ऑप्शन 2 संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, ऑप्शन 3 सहायक सेवा, ऑप्शन 4 निर्णय निर्माण। ऑप्शन 1 डायगोनल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑप्शन 3 सपोर्ट सर्विस, ऑप्शन 4 डिसीजन मेकिंग। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स में से आपको एक का सिलेक्शन करना है, तो उसका मतलब है आप डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन 4 निर्णय निर्माण इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और लेक्चर्स एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, मैं इस बात को क्लेम कर रही हूँ कि क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस पैटर्न पे अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको आपकी सभी एग्जाम्स में, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें क्योंकि पेपर तो आपके होने ही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मूनी के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? अकॉर्डिंग टू मूने विच प्रिंसिपल इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अकॉर्डिंग टू मूने विच प्रिंसिपल इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन 1 नियंत्रण का विस्तार, ऑप्शन 2 आदेश की एकता, ऑप्शन 3 केंद्रीकरण, ऑप्शन 4 पद सोपान। ऑप्शन 1 स्पैन ऑफ कंट्रोल, ऑप्शन 2 यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन 3 सेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन 4 हायरार्की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 पद सोपान, हायरार्की। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। मूने वरेले के अनुसार संगठन का सार्वभौमिक सिद्धांत है पद सोपान। हायरार्की की बात कर रहे हैं, मतलब जो पावर है वो लोअर टू अपर की तरफ फ्लो हो रही है या अपर टू लोअर की तरफ फ्लो हो रही है, ये हमें हायरार्की में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जा सकता है। सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया जा सकता है। The attitudes and approaches of civil servants toward their work organization can be summarized as option 1 अनुशासन, option 2 मनोबल, option 3 पद सोपान, option 4 दृढ़ संकल्प। option 1 discipline, option 2 morale, option 3 hierarchy, option 4 determination। देखिए सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति उनका क्या अप्रोच है, क्या एटीट्यूड है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑप्शन 2 मनोबल में। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, ये मोरल में देखने को मिलता है। और ये बात 100% सही है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उस पर आपका मनोबल कैसा है, आपका मोटिवेशन लेवल कैसा है, क्यों आप कोई कार्य कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है कि आप उस कार्य को किस एटीट्यूड से करेंगे। वही चीज़ एज इट इज़ यहाँ पे इन्होंने एज अ स्टेटमेंट दे दिया गया कि सिविल सेवकों की उनके कार्य संगठन के प्रति अभिवृत्ति और दृष्टिकोण को उनके मनोबल के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है? Which department occupies the highest formal position within a nation's administrative structure? ऑप्शन 1 सरकारी विभाग, ऑप्शन 2 निजी विभाग, ऑप्शन 3 अर्ध संरचनात्मक विभाग, ऑप्शन 4 अर्ध स्वायत्त विभाग। ऑप्शन 1 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन 2 प्राइवेट डिपार्टमेंट्स, ऑप्शन 3 सेमी स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट, ऑप्शन 4 सेमी ऑटोनोमस डिपार्टमेंट। कौन सा विभाग एक राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना के साथ उच्चतम औपचारिक स्थिति में रहता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 सरकारी विभाग। ऑप्शन 1 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज द राइट आंसर, क्योंकि ये विभाग जो हैं प्रशासनिक संरचना के साथ साथ एक फॉर्मल सिचुएशन में होते हैं, एक फॉर्मल पोजीशन में होते हैं, तो ये सरकारी विभाग हो जाएंगे। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया है? स्थायी वैतनिक और कुशल अधिकारियों के पेशेवर निकाय के रूप में लोक सेवा को किसने परिभाषित किया? Who defined the civil service as a professional body of permanent, salaried and skilled officers? Option 1 L.D. White, Option 2 Herman Feiner, Option 3 R.G. Gattil, Option 4 Urbic। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 हरमन फाइनर। हरमन फाइनर एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने लोक सेवा को स्थायी किए, स्टेबल है, वैतनिक है, आपको एक सैलरी मिल रही है और इसमें कुशल अधिकारी हैं, स्किल्ड ऑफिसर्स हैं, ऐसा निकाय बताया है। ये हरमन फाइनर का मानना था। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? Which system keeps employees interested in their jobs and serves as an effective motivator? ऑप्शन 1 पदोन्नति, ऑप्शन 2 पदावनति, ऑप्शन 3 प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 स्थानांतरण। आप कॉमन सही क्वेश्चन है, आप इसको अगर नहीं भी पढ़ते तो भी टैकल कर सकते थे। जाहिर सी बात है कि एम्प्लॉय है जो काम कर रहा है, तो वो कौन सी चीज़ है जो ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं उसको मोटिवेट करता रहेगा ताकि वो काम करे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 पदोन्नत यानी प्रमोशन। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर कि पदोन्नति जो है वो प्रमोशन सिस्टम जो है वो कर्मचारियों की नौकरी में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोधों में शामिल नहीं है। स्टीफन पी रॉबिन्स के अनुसार संप्रेषण में 3 प्रकार के जो बैरियर्स हैं उसमें शामिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू Stephen P. Robbins, which of the following is not one of the 3 types of barriers to communication? Option 1 शारीरिक, ऑप्शन 2 तकनीकी, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत, ऑप्शन 4 भाषा संबंधी। ऑप्शन 1 फिजिकल, ऑप्शन 2 टेक्निकल, ऑप्शन 3 पर्सनल, ऑप्शन 4 लिंग्विस्टिक। तो स्टीफन पी रॉबिन्स का नाम भी याद रखें और इन्होंने संप्रेषण में 3 प्रकार के अवरोध दिए हैं जिसमें एक शामिल नहीं है, जो आपके ऑप्शन हमें यहाँ पे देखकर बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 टेक्निकल। ऑप्शन 2 टेक्निकल या तकनीकी अवरोध जो है वो संप्रेषण में अवरोध नहीं माना जाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? What is the fundamental and essential element of administration? प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक अंग या आवश्यक तत्व कौन सा है? What is the fundamental and essential element of administration? Option 1 budget, option 2 organization, option 3 discipline, option 4 administrative law. Option 1 बजट, ऑप्शन 2 संगठन, ऑप्शन 3 अनुशासन, ऑप्शन 4 प्रशासनिक लॉ। तो देखिए प्रशासन का जो बुनियादी और आवश्यक तत्व माना जाता है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसमें हम रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो काम करेगा। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसका सही आंसर है संगठन, ऑप्शन 2 ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र नियामक आयोग का अद्वितीय नवाचार है। The Independent Regulatory Commission is a unique innovation in. The Independent Regulatory Commission is a unique innovation in. देखिए स्वतंत्र नियामक आयोग का अद्वितीय नवाचार कौन सा है? ऑप्शन 1 अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली का है ये, या यूके प्रशासनिक प्रणाली, ऑप्शन 3 भारतीय प्रशासनिक प्रणाली, ऑप्शन 4 स्विस प्रशासनिक प्रणाली। ऑप्शन 1 द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऑप्शन 2 द यूके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऑप्शन 3 द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ऑप्शन 4 द स्विस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। स्वतंत्र नियामक आयोग का जो अद्वितीय नवाचार रहा है वो अमेरिकी प्रशासनिक प्रणाली का था। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। मैं आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस देने वाली हूँ, आपको बताना है कि ये सिस्टम जो है यूएस में कब शुरू किया गया था।
1887 और 1886, इन दो में से कौन सा ऑप्शन सही है, 1887 और 1886? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? Which of the following is considered the oldest principle of promotion? ऑप्शन 1 अनुशासन सिद्धांत, ऑप्शन 2 योग्यता सिद्धांत, ऑप्शन 3 वरिष्ठता सिद्धांत, ऑप्शन 4 प्रमोशन सिद्धांत। ऑप्शन 1 डिसिप्लिन प्रिंसिपल, ऑप्शन 2 मेरिट प्रिंसिपल, ऑप्शन 3 सीनियरिटी प्रिंसिपल, ऑप्शन 4 प्रमोशन प्रिंसिपल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 वरिष्ठता सिद्धांत। वरिष्ठता सिद्धांत को सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है इन प्रमोशन। सीनियरिटी प्रिंसिपल, अब इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति पहले अपॉइंट हुआ था और लंबे समय से कार्य कर रहा है एक ही फील्ड में, जिस फील्ड में उसको प्रमोशन दिया जाना है वो सीनियर मोस्ट पर्सन होता है। तो प्रमोशन के लिए कोई और पैमाना ना देखते हुए सीनियर मोस्ट थ्योरी को यहाँ पे ऑप्ट किया जाता है, इसलिए सबसे पुराना मेथड हो गया है प्रमोशन का। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? Which of the following methods addresses the shortcomings and deficiencies of newly recruited civil servants? ऑप्शन 1 स्थानांतरण, ऑप्शन 2 पदोन्नति, ऑप्शन 3 प्रशिक्षण, ऑप्शन 4 प्रेरणा। ऑप्शन 1 ट्रांसफर, ऑप्शन 2 प्रमोशन, ऑप्शन 3 ट्रेनिंग, ऑप्शन 4 मोटिवेशन। कौन सी पद्धति नई भर्ती के सिविल सेवकों के दोष और कमियों को दूर करता है? आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको रिक्रूट होने से पहले कहाँ भेजा जाता है? फॉर ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 प्रशिक्षण। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, ट्रेनिंग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य साधन है। द मेन सोर्स ऑफ द इनकम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज ऑप्शन 1 स्थानीय कर, ऑप्शन 2 संपत्ति कर, ऑप्शन 3 सरकारी अनुदान, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। पंचायती राज संस्थाओं का मुख्य आय का साधन क्या है? द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज ऑप्शन 1 लोकल टैक्सेस, ऑप्शन 2 प्रॉपर्टी टैक्सेस, ऑप्शन 3 गवर्नमेंट ग्रांट्स, ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। तो पंचायती राज संस्थाओं की आय का मुख्य साधन है ऑप्शन 3 सरकारी अनुदान। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।